हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो सब लोग। मैं आशा करता हूँ कि सब लोग अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। जैसे कि बेटा हमने लास्ट क्लास में ओवरलैपिंग के बारे में बात कर ली थी, कुछ ओवरलैपिंग पढ़ी थी जिसको हम बोलते हैं एक्सियल ओवरलैपिंग, और एक ओवरलैपिंग पढ़ी थी साइड वाइज ओवरलैपिंग। तो एक्सियल ओवरलैपिंग में हमने क्या देखा था कि दो ऑर्बिटल हैं और वो एक्सियल के अलोंग क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को लाई करेंगे और एक सिग्मा पाई सिग्मा बॉन्ड की फॉर्मेशन बनाएंगे। ठीक है। हाँ, अगर वो बेटा साइड वाइज ओवरलैपिंग को हम लेटरल ओवरलैपिंग भी बोलते हैं, और लेटरल ओवरलैपिंग में हमेशा कैसी बॉन्ड फॉर्म होती है, पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है। ठीक है ना। तो लेटर साइड वाइज से हमारे ज़्यादातर जो बॉन्ड बनते हैं वो पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन में बनते हैं, और जो बेटा हमारी एक्सियल ओवरलैपिंग होती है उसमें मोस्टली आपके सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन होती है ना। तो हमने सिग्मा और पाई बॉन्ड के बारे में सीख लिया था कि सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन कैसे होती है। आज हम उनके बारे में सीखेंगे कि सिग्मा पाई और डेल्टा बॉन्ड जो होते हैं उनके बॉन्ड स्ट्रेंथ को कैसे कैलकुलेट करेंगे, उनका सेम ऑर्बिटल में या डिफरेंट डिफरेंट ऑर्बिटल में उनके एटम उनके ऑर्बिटल्स को कैसे बॉन्ड स्ट्रेंथ के ऑर्डर में अरेंज करेंगे। ठीक है। तो जैसे कि मैंने इसके बारे में कुछ थोड़ा सा आपको लास्ट टाइम डिस्कस कर दिया था, आज हम उसी से आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है। हेडिंग डालिए कंपैरिजन ऑफ डालो बेटा, हेडिंग डालो। कंपैरिजन ऑफ स्ट्रेंथ ओवरलैपिंग। ठीक है बेटा। और इसमें भी मुझे क्या पढ़ना है, सिग्मा एंड पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन पढ़नी है कि सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड के बीच में इस तरीके से लिख सकते हैं, सिग्मा एंड पाई। ठीक है ना। सिग्मा और पाई बॉन्ड की मुझे क्या पढ़नी बेटा, स्ट्रेंथ ऑर्डर पढ़ना है कि हम उनका ऑर्डर स्ट्रेंथ कैसे निकालते हैं। ठीक है। तो बेटा पहले मुझे मैं लेके चलता हूं, मान के चलो मेरे पास कोई दो ऑर्बिटल है। ठीक है बेटा। और एक ऑर्बिटल ये भी कोई पी ऑर्बिटल है मेरे पास, ये भी पी ऑर्बिटल है, और ये मैंने ले लिया एक्सिस के अलोंग। कैसे लिया बेटा, ये मैंने एक्सिस के अलोंग, यहाँ पे इंटरन्यूक्लियर एक्सिस डाल दी और इसी के अलोंग मैंने क्या ले लिया, ऑर्बिटल ले लिया। मान के चलो मैंने इसको पी जेड बोल दिया, इसको भी पी जेड बोल दिया, और इस एक्सिस को भी मैंने पी जेड बोल दिया। अगर मैं इसके पैरेलल दूसरा बॉन्ड लूं इसी एक्सिस पे, ठीक है बेटा, ठीक है, और ठीक है, यहाँ पे इसका न्यूक्लियस होगा और यहाँ पे इसका इलेक्ट्रॉन होगा। अगर यहाँ पे पॉजिटिव होगा यहाँ निगेटिव होगा, यहाँ पॉजिटिव होगा यहाँ निगेटिव होगा। ऐसी यहाँ पे अगर यह न्यूक्लियस है तो इसका इलेक्ट्रॉन यहाँ होगा, अगर इसका यहाँ न्यूक्लियस है इसका इलेक्ट्रॉन यहाँ होगा। मैंने दोनों ऑर्बिटल ले लिए यहाँ पे इंटरन्यूक्लियर एक्सिस जेड जा रही है, तो यहाँ पे मान के चलो कोई ऑर्बिटल ये पी एक्स होगा या पी वाई होगा। बात समझ में आ रही बेटा, क्योंकि हमने एक्सिस के अलोंग लिया है तो पी जेड ऑर्बिटल लिया है। अगर मैं बेटा एक्सिस के अलोंग लूंगा तो पी जेड अगर ऑर्बिटल यहाँ लूंगा तो इसके क्या हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए, अब बेटा यहाँ पे आपको देखना है कि कैसे बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी। देखो इस केस में क्या होगी, आपकी साइड वाइज ओवरलैपिंग होगी। कैसी ओवरलैपिंग होगी बेटा, यहाँ पे साइड वाइज ओवरलैपिंग होगी, जिसको हम क्या बोलते हैं, एक्सियल ओवरलैपिंग, है ना। कैसी ओवरलैपिंग बोलते हैं बेटा, एक्सियल, क्योंकि एक्सिस के अलोंग हो रही है, उसको क्या बोलेंगे हम, एक्सियल ओवरलैपिंग। तो जैसे इनके बीच में ओवरलैपिंग होगी तो इनके बीच में जो बॉन्ड बनेगा वो कुछ इस तरीके से बनेगा। ठीक है बेटा, थोड़ा सा देख लेना, ड्राइंग हमारी जो ड्राइंग है हमारी थोड़ी ख़राब है,
कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जब भी बेटा इनके बीच में ओवरलैपिंग होगी तो कैसा बॉन्ड बनेगा, सिग्मा बॉन्ड बनेगा। कैसा बॉन्ड फॉर्मेशन होगा, सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन होगा। और इनके बीच की जो पेनिट्रेशन पावर होगी, पेनिट्रेशन पावर का मतलब होता है इंटरमिक्सिंग। क्या होता है बेटा उनका, उसका मतलब इंटरमिक्सिंग। तो इनके बीच में जो लिख सकते हैं मोर, ऐसा लिख सकते हैं ड्यू टू मोर पेनिट्रेशन पावर, है ना। जितनी ज्यादा पेनिट्रेशन पावर ज्यादा होगी उतनी ही ज्यादा मोर विल बी ओवरलैपिंग। उसके बीच में ओवरलैपिंग भी क्या होगी, ज्यादा होगी। अब जब ओवरलैपिंग ज्यादा होगी तो उसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ भी बात समझ में आ रही है बेटा, बात समझ में आ रही है। क्योंकि इनके बीच में क्या हो रही है, एक्सियल ओवरलैपिंग हो रही है। तो एक्सियल ओवरलैपिंग में क्या होगा, ये अपनी साइड को खींचेगा, ये अपनी साइड को खींचेगा, और एक दूसरे के अंदर बहुत ज्यादा इंटरमिक्स हो जाएंगे और इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनेगा, है ना। तो वहां पर जो होगी बेटा बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी। बात करते हैं, अगर हम इस वाले केस की बात करते हैं बेटा, तो इस वेस में क्या होगा, देखो इसका न्यूक्लियस जो अट्रैक्ट करेगा वो इसके इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा, इसका न्यूक्लियस इसके इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा, और जैसे पास पास आएंगे, साइड साइड से आएंगे, तो इसकी ओवरलैपिंग इसके साथ हो जाएगी, इसकी ओवरलैपिंग इसके साथ हो जाएगी। तो जैसे जैसे इन दोनों की ओवरलैपिंग होगी तो इनके बीच में कैसा बॉन्ड फॉर्मेशन होगा, सिग्मा पाई बॉन्ड फॉर्मेशन होगा। कैसा बॉन्ड फॉर्मेशन होगा बेटा, कुछ इस तरीके से आपका बॉन्ड बनेगा। ठीक है ना बेटा। और इस फॉर्मेशन को क्या बोलते हैं हम, पाई बॉन्ड फॉर्मेशन। ठीक है ना। और जब पाई बॉन्ड फॉर्मेशन होगा तो इसका न्यूक्लियस, अब देखो बेटा एक ही मिनिमम डिस्टेंस तक पास में आएंगे, मान के चलो, क्योंकि यहां भी न्यूक्लियस है और यहां भी न्यूक्लियस है, एक मिनिमम डिस्टेंस तक आएंगे, फिर इनके बीच में क्या होगा, एक रिपल्सन स्टार्ट हो जाएगा। बट इस केस में ऐसा नहीं होता है। क्या होता है, क्योंकि दोनों का पॉजिटिव चार्ज सेम स्फीयर के पास है, इधर भी और इधर भी। तो क्या करेंगे बेटा, अगर इनका ऑर्बिटल अगर हम बनाए तो हमारा इस तरीके से जो पूरा पॉजिटिव स्फीयर है वो इस तरीके से आ जाता है ना, यहाँ पे इस तरीके से। तो जब मिनिमम रिपल्सन मिलेगा तो इस पॉइंट पे जाके मिलेगा, लेकिन इनके बीच में क्या हो रही है, मैक्सिमम ओवरलैपिंग हो रही है, ध्यान रखना। लेकिन ये क्या होगा, ये मिनिमम डिस्टेंस तक पास में आएंगे, फिर इन दोनों न्यूक्लियस के बीच में एक रिपल्सन होगा और वहीं पे आके ये रुक जाएंगे। तो वहां पे कौन से बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी, पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी। अब मुझे बताइए, ओवरलैपिंग होगी बट जो पेनिट्रेशन पावर है कम हो जाएगी। तो लिख सकते हैं extent of overlapping will be मिनिमम, लिख दो मिनिमम या मिनिमम, है ना। बट बॉन्ड लेंथ will be more increases। ठीक है। तो पेनिट्रेशन पावर क्या होगी बेटा, कम हो जाएगी, और एक्सटेंड ऑफ ओवरलैपिंग भी कम हो जाएगी। तो हमारा जो ऑर्डर होता है बेटा वो ये होता है कि बॉन्ड स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एक्सटेंड ऑफ ओवरलैपिंग। मतलब जितनी ज्यादा उसके अंदर ओवरलैपिंग होगी उतनी ही ज्यादा उसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ होगी। बट इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके होती है, हम लिख सकते हैं बॉन्ड लेंथ।
डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ। क्या मेरी बात ये बेटा समझ में आ रही है? आ रही है तो इसको छाप लीजिएगा, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है यहां तक आपको कोई भी दिक्कत नहीं आ रही होगी, ठीक है बेटा। रफ कर दें इसको, फिर हम बात करते हैं अगर मुझे इन दोनों में पूछा जाए ए और बी में, बताइए किस में ज्यादा बॉन्ड लेंथ होगी। अगर मैं इसको ए बोल दूं, अगर इसको मैं बी बोल दूं, तो आपका ऑर्डर होना चाहिए बॉन्ड लेंथ बी एल ऑर्डर जो होगा वो बी ए का होगा। अगर मुझसे बॉन्ड स्ट्रेंथ का ऑर्डर पूछा जाएगा तो आपका जो ऑर्डर होना चाहिए वो ए ग्रेटर देन बी होना चाहिए, ठीक है। जहां तक मुझे उम्मीद है आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। आगे बढ़ते हैं। अगर वहां पे, अब यहां पे लिख सकते हो हाँ, तो यहां पे देखने को एक चीज और मिलेगी आपको, जहां पर एक्सियल, एक्सियल का मतलब जहां एक्सियल ओवरलैपिंग आपको देखने को मिलेगी वहां पर ज्यादा सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन होगा, और जितना सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन होगा उतने ही एक्सटेंड ओवरलैपिंग इंक्रीज करेगी। बात समझ में आ रही बेटा? ये बात ध्यान रखना। अब हम बात करेंगे मल्टी इलेक्ट्रॉन्स के लिए, कि अगर उसमें एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन है तब उसके बीच में कैसी ओवरलैपिंग होगी। ओवरलैपिंग होगी तो कैसा बॉन्ड बनेगा, फिर उनका बॉन्ड ऑर्डर अरेंज करना पड़ेगा, बॉन्ड स्ट्रेंथ ऑर्डर अरेंज करना पड़ेगा, बॉन्ड लेंथ ऑर्डर अरेंज करना पड़ेगा। तो इसको छापिए, फिर हेडिंग डालिए, ठीक है ना। तो इसमें मल्टीपल बॉन्ड की बात करें तो ऐसी मल्टीपल बॉन्ड की बात करें, देखो मैं थोड़ा सा आइडिया दे देता हूं, ज्यादा बड़ी चीज नहीं है, उसको लिख लेना। अगर एक से ज्यादा मल्टीपल बॉन्ड है, सी डबल बॉन्ड सी, अगर इसमें पूछा जाए कि इसमें कितने बॉन्ड होंगे, तो मल्टीपल बॉन्ड में कितने पाई बॉन्ड होंगे? एक पाई बॉन्ड होगा, एक सिग्मा बॉन्ड होगा, करेक्ट करेक्ट। उसके बाद सी ट्रिपल बॉन्ड सी, इसमें 2 पाई बॉन्ड होंगे, एक सिग्मा बॉन्ड होगा, करेक्ट। ये चीज को ध्यान में रखना, करेक्ट बेटा, इस चीज को आप ध्यान में रखना, ठीक है। तो आपको अगर एक से ज्यादा मल्टीपल बॉन्ड दिए हुए हैं, उसमें एक पाई बॉन्ड होगा, एक सिग्मा बॉन्ड होगा, एक ट्रिपल बॉन्ड होगा, एक 2 पाई और एक सिग्मा बॉन्ड होगा। इस चीज को मैं यहां भी बता सकता हूं, लेकिन ये चीज हम आगे हाइब्रिडाइजेशन जब पढ़ेंगे उसमें इसको पूरा डिटेल में पढ़ेंगे कि इनके बीच में पाई बॉन्ड कैसे अरेंज होता है, ठीक है। तो घबराने की बात नहीं है कि इसके बीच में कैसे ओवरलैपिंग हो। अभी आप सिर्फ इतना याद रखिए कि सी ट्रिपल बॉन्ड सी के बीच में 2 पाई बॉन्ड होते हैं, एक सिग्मा बॉन्ड होता है। सी डबल बॉन्ड सी के बीच में एक पाई बॉन्ड होता है और एक सिग्मा बॉन्ड होता है। अगर आपसे पूछ लिया जाए सी सिंगल बॉन्ड सी, तो इसमें 0 पाई बॉन्ड होते हैं और +1 सिग्मा बॉन्ड होता है। बात समझ में आ रही है? इसलिए जो सिग्मा बॉन्ड होता है वो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, क्योंकि कोई भी चीज अगर बॉन्ड बनाने जाएगी तो सबसे पहले उसमें एक सिग्मा बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी, देन उसमें सेकेंड बॉन्ड की, देन थर्ड बॉन्ड की। अभी आपसे पूछा जाए बताइए इसके अंदर कौन ज्यादा स्टेबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड या सिंगल बॉन्ड? किस बॉन्ड को आसानी से तोड़ सकते हो? बताइए बेटा, किस बॉन्ड को तोड़ने के लिए मिनिमम एनर्जी? हाँ, अगर ज्यादा स्टेबल ये है, ये कम स्टेबल, हाँ सिग्मा बॉन्ड ज्यादा स्टेबल है, क्योंकि उस बॉन्ड को तोड़ने के लिए मुझे बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए। सिग्मा बॉन्ड कम स्टेबल है, उसको हम आसानी से तोड़ सकते हैं, ठीक है ना बेटा। तो यहाँ पे ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं अपने पॉइंट पे। चलो उसके बाद हम देखेंगे कि अगर हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट टाइप के ऑर्बिटल्स हैं, जैसे कि मैं डिफरेंट डिफरेंट टाइप के ऑर्बिटल की बात करूं, 1s 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 और 2s, 1s और 3s। अब इनके बीच में मुझसे पूछ लिया कि बताइए एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग किन के बीच में ज्यादा होगी, तो आपको यहाँ पे एक ऑर्डर और पढ़ना है। तो उसका ध्यान रखना, अगर आपको एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग डिफरेंट डिफरेंट ऑर्बिटल में पूछेगा तो उसकी हम कैसे निकालेंगे वो देखना। हेडिंग डालिए डिफरेंट फॉर हेडिंग डालो बेटा, फॉर ऑर्बिटल्स ऑफ डिफरेंट, फॉर ऑर्बिटल ऑफ डिफरेंट सेल, डिफरेंट सेल के ऑर्बिटल के बारे में हमें बात करनी है।
ठीक है बेटा, इस चीज को लिख लीजिए। अब हम इसके बारे में बात करते हैं। तो आपको एक चीज यहां से पता होनी चाहिए, मैं आपको बता देता हूं क्या बताना चाह रहा हूं बेटा। यहां पर जो आपकी बॉन्ड स्ट्रेंथ होगी डिफरेंट सेल के लिए, बॉन्ड स्ट्रेंथ डायरेक्टली अगर इंक्रीज होगी तो आपको बेटा याद रखना है साइज ऑफ ऑर्बिटल क्या होना चाहिए, डिक्रीज होना चाहिए। बात समझ में आ रही, मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल बोल सकते हैं, है ना। तो लिख सकते हैं साइज ऑफ ऑर्बिटल्स या साइज ऑफ सेल्स क्या होना चाहिए आपका, डिक्रीज होना चाहिए। अगर साइज ऑफ ऑर्बिटल डिक्रीज होगा तो आपकी बॉन्ड स्ट्रेंथ इंक्रीज होगी, अदरवाइज वो क्या होगी बेटा, इंक्रीज हो जाएगी। तो हम यहां से लिख सकते हैं अगर बॉन्ड लेंथ की बात करेगा तो बॉन्ड लेंथ क्या होगी बेटा आपकी, इंक्रीज होगी। कब इंक्रीज होगी, जब साइज ऑफ ऑर्बिटल्स का क्या होगा, इंक्रीज होगा। बात समझ में आ रही है, हाँ। लेकिन अब हम यहां से बोल सकते हैं कि बी एस इंक्रीज तो बी एल डिक्रीज एंड आल्सो साइज ऑफ ऑर्बिटल्स क्या होगा, डिक्रीज होगा। एंड extent of overlapping क्या होगी बेटा, इंक्रीज होगी। ये छोटी छोटी बातें हैं, इनको हमेशा याद रखनी है। अगर इन चीजों को बेटा आप भूलोगे तो यही स्कोर करने वाले पॉइंट होते हैं। इन छोटी चीजों को याद रखना है, ठीक है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते रहेंगे इनके बारे में और डिटेल से भी पढ़ते रहेंगे, ठीक है। तो मैंने अगर आपको पूछ लिया कि मुझे बताइए 1s 1s 2s 2s 3s 3s, अगर मैं सेम टाइप के दो ऑर्बिटल लेता हूं तो उसमें मुझे बताइए ऑर्डर किसका ज्यादा होगा, बॉन्ड स्ट्रेंथ का। ठीक है, मुझे दोनों ऑर्डर आपको दोनों ऑर्डर बताने हैं, बॉन्ड स्ट्रेंथ ऑर्डर भी बताना है और बॉन्ड लेंथ ऑर्डर भी बताना है। तो बताइए अगर मैं यहां पे पूछूं बताइए किसका ज्यादा होगा। इसी तरीके से अगर मैं पूछूं 2p 2p 3p 3p 4p 5p, बताइए क्वेश्चन नंबर बेटा ये 1 है आपका, ऑर्डर अरेंज कीजिए। ये क्वेश्चन नंबर 2 है। दोनों के बीच में हमें आपको क्या बतानी है, स्ट्रेंथ बतानी है। तो स्ट्रेंथ ऑर्डर होगा आपका ये, क्योंकि देखो बेटा जैसे जैसे हम लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं ऑर्बिटल का जो है साइज इंक्रीज होता जा रहा है। तो बॉन्ड स्ट्रेंथ अगर इंक्रीज होगी तो साइज ऑफ ऑर्बिटल क्या होना चाहिए आपका, डिक्रीज होना चाहिए। तो इस साइड में देखो डिक्रीज होगा, ठीक है ना। सबसे बड़ा जो बॉन्ड स्ट्रेंथ होगा वो 1s का होगा, उससे कम उसका होगा, उससे कम इस तरह। इसी तरीके से मैं इसमें भी अरेंज कर सकता हूं। तो ये ऑर्डर किसका हो गया बेटा, इसको बॉन्ड स्ट्रेंथ ऑर्डर किसका है, ये बॉन्ड स्ट्रेंथ ऑर्डर, ठीक है। थोड़ा सा ये दिमाग में रखना और आगे बढ़ना। हाँ, अगर मैं अब डिफरेंट ले लूं, डिफरेंट कैसे ले लूं, अगर मैं बात करूं क्वेश्चन नंबर 3 की बात करूं, देखो बेटा हर चीज क्वेश्चन से समझ में आती है। हाँ, अगर मैं यहां ले लूं 1s, फिर मैंने ले लिया 1s 2s, फिर मैंने ले लिया 1s 3s, फिर मैंने ले लिया 2s के बाद मैंने ले लिया 2s के बाद मैंने ले लिया 3s, ठीक है बेटा। और फिर मैंने ले लिया 1s, ठीक है ना। ये ऑर्डर है आपका। तो यहां पे तो देखो एक सेम। अब यहां पे देखो बेटा ये भी सेम है, ये भी सेम है, ये भी सेम है, यहां ये अलग हो गया। तो यहां तो कंपेयर कर लोगे कि भाई इसका साइज ज्यादा होगा, इनका साइज कम होगा। अब उसके अगला ऑर्बिटल देखना है, यहाँ पे 1s है, यहाँ पे 2s है, यहाँ पे 3s है। हाँ, तो धीरे धीरे क्या हो रहा है, ऑर्बिटल का साइज बढ़ रहा है। बिल्कुल सही बात है। तो जो फर्स्ट वाला हमारा केस होगा उसमें क्या होगा, सबसे ज्यादा बॉन्ड स्ट्रेंथ होगा।
उसके बाद सबसे कम किसका होगा, फोर्थ वाले का। जो सबसे कम होगा वो फोर्थ वाले का होगा और सबसे ज्यादा होगा वो नंबर 1 वाले का होगा। क्या मेरी बात यहां तक आपको समझ में आ रही है? अगर मेरी बात आपको समझ में आ रही है तो इसको नोट कर लीजिए, आगे बढ़ते हैं। फिर हम और अब P के बारे में बात करेंगे। अभी मैंने किसके बारे में बात करी है, सिर्फ और सिर्फ S के बारे में बात करी है। अगर आपसे यहाँ से बॉन्ड लेंथ का भी ऑर्डर पूछेगा तो आप बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर भी बता सकते हो। तो आप बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या लिख सकते हो, बॉन्ड स्ट्रेंथ डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ, या बोल सकते हो साइज। जहां पर बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा होगी वहां पर बॉन्ड लेंथ कम होगी, ध्यान रखना बेटा। हाँ, अब हम बात करेंगे जब हमारे एक से ज्यादा डिफरेंट हो जाए, मतलब एस एस, एस पी, एस पी डी और फिर पी डी, है ना, इस तरीके से अब सब इंटरमिक्स हो जाए और डिफरेंट डिफरेंट ऑर्बिटल हो, तब आप कैसे अरेंज करोगे। तो हेडिंग डालिए 4 डिफरेंट ऑर्बिटल्स। सर्दी का मौसम चालू हो गया है, बरसात चल रही है ना, तो रात ठंड लग गई थोड़ी सी। तब आप सोचोगे सर छींकें आ रही हैं, अपना पॉजिटिव टेस्ट करवाइए, अगर पॉजिटिव तो नहीं आ गया। नहीं बेटा, ये सब लोगों का वहम है, मन की आस्थाएं हैं कि लोग एकदम एक दूसरे को गलत जज करने लगते हैं। अब तो ऐसा हो रहा है, किसी को हल्की सी भी पानी पीते हुए भी खांसी आ जाए ना, पानी पी रहा है यार, पानी पीते पीते खांसी उठने लगे, अरे 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 कोरोना पॉजिटिव, कोरोना पॉजिटिव, है ना। ऐसे करने लगते हैं। नहीं बेटा, वो भी इंसान है, समझो उसकी भावनाओं को भी समझो भाई। जब सिम्टम्स दिखाई दें तब बोलो ना। हाँ, नहीं करोगे ना ऐसा, नहीं करना, बहुत अच्छे बच्चे हो। चलो बेटा, अब मैं हेडिंग डालो 4 डिफरेंट ऑर्बिटल्स। अभी हमने एक ही सेल के टाइप के डिफरेंट डिफरेंट ऑर्बिटल ले रहे थे, है ना, डिफरेंट ऑर्बिटल। अब आप बोलोगे सर कौन से वाले डिफरेंट, अभी हमने एक ही टाइप के पढ़े थे, पी पी के, एस एस के। अब मुझे पढ़ना है एस और पी के साथ, पी और पी के साथ, नहीं ऐसे नहीं, एस और एस के साथ, एस और पी के साथ, और पी पी के साथ, पी डी के साथ, है ना। ऐसी पी एफ और आपका हो सकता है, क्योंकि एस एस ओवरलैपिंग होती है, एस पी होती है और पी पी होती है और पी डी होती है और डी डी होती है ना। तो बात कर लेंगे। अब जब डिफरेंट टाइप के ऑर्बिटल्स हो तब उनके में कैसे आप अरेंज करोगे, बॉन्ड स्ट्रेंथ का होगा। अगर मैं एस एस ऑर्बिटल की बात करूं, पहले केस में एस और एस, ये आपका एस ऑर्बिटल होगा, ये भी एस ऑर्बिटल होगा। बताया था बेटा, मेरी थोड़ा सा चित्र रेखाएं बनाने की कला खराब है, तो भावनाओं को समझना मैं बताना क्या चाह रहा हूँ। कभी आप कि सर छोटे बड़े बना दिए, तो इनके बीच में जब बेटा ओवरलैपिंग होती है तो ऐसे होती है, सारा पॉजिटिव चार्ज कहाँ जाता है, उन दोनों के बीच में जाता है, जिसको हम पेनिट्रेशन पावर बोलते हैं, एक्स, है ना। बट यहां पर जो डेंसिटी मिलती है देखने के लिए, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, कितनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मिलेगी आपको बेटा, इनकी जो एस एस ऑर्बिटल के बीच में 33.3 इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, है ना। और ये क्या होते हैं, नॉन डायरेक्शनल होते हैं, क्योंकि स्फेरिकल होने के कारण, लिख लो एस स्फेरिकल, स्फेरिकल एस ऑर्बिटल क्या होते हैं बेटा, स्फेरिकल एस ऑर्बिटल क्या होते हैं आपके, ड्यू टू, चलो ऐसे लिख लो, स्फेरिकल होते हैं आपके, स्फेरिकल एस ऑर्बिटल, चलो, है ना। और क्या होते हैं, नॉन डायरेक्शनल, नॉन डायरेक्शनल। और क्या होते हैं बेटा, इनकी कोई डायरेक्शन नहीं होती, क्योंकि ये है, अंडा खाया है, खाते हो, कुछ वेजिटेरियन है बुरा मत मानना कि अंडा नॉन वेज में, अंडा खाया है, हाँ। अब एग जो है बेटा, ये एग क्या करेगा, इसको इधर घुमा लो, ये इधर घुमा लो, ये इधर घुमा लो, या उधर घुमा लो, रहेगा तो एक ही जैसा, हाँ। तो इसका डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं है।
जब इसका डायरेक्शन से कौन मतलब नहीं है तो क्या है, इसकी जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हमने एक्सपेरिमेंटल कंसीडर करी वो कितनी मिली 30.3। हाँ, लेकिन कैसा बॉन्ड फॉर्म होगा ये मालूम है, एस एस के बीच में कैसा बॉन्ड फॉर्म होगा, सिग्मा बॉन्ड फॉर्म होगा। अब बात यहां से आती है पीपी की बात करते हैं, ये एस एस की बात कर ली, अब हम पीपी की बात करेंगे। चलो पहला केस हो गया, फिर दूसरे केस की बात करते हैं, पीपी ऑर्बिटल की बात करते हैं। ये आपका कोई पी ऑर्बिटल है और ये भी आपका कोई पी ऑर्बिटल है। ये भी आपका क्या बेटा, पी ऑर्बिटल है। ठीक है, अब इनके बीच में क्या होगा, ओवरलैपिंग होगी, यहां पॉजिटिव होगा, यहां पॉजिटिव होगा, यहां निगेटिव होगा, यहां और यहां इनका न्यूक्लियस होगा, है ना। अब यहां पे ओवरलैपिंग कौन सी हो रही है, एक्सियल ओवरलैपिंग। एक्सियल ओवरलैपिंग होगी तो कैसी होगी, डायरेक्शनल। कैसी होगी बेटा, ओवरलैपिंग। ठीक है, और यहां पर जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हमें देखने को मिलती है वो 100% इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मिलती है। क्या मिलती है बेटा, 100% इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देखने को मिलती है। जब वहां पे 100% डेंसिटी देखने को मिलेगी तो कैसा होगी बेटा, डायरेक्शनल होगी, है ना। लेकिन इनके बीच में भी कैसा बॉन्ड फॉर्म हो रहा है, सिग्मा बॉन्ड। अब मुझे ये बताइए, इन दोनों में भी सिग्मा बॉन्ड फॉर्म हो रहा है, पीपी में भी, पीपी में भी, और बेटा आपका एसएस में भी। अब ज्यादा स्ट्रॉन्ग कौन होगा और ज्यादा ओवरलैपिंग कौन शो करेगा, तो इसमें होगी बेटा लेस एक्सटेंट ऑफ ऑर्बिटल ड्यू टू नॉन डायरेक्शनल एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग, है ना। लेकिन इसमें क्या होगी, मैक्सिमम। इसमें क्या होगी बेटा, मैक्सिमम एक्सटेंट होता ना, टीई, एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग। बात समझ में आ रही है बेटा, मैक्सिमम एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग। ठीक है, हाँ ध्यान रखना बेटा, जब ये चीजों को ध्यान रखोगे तो आपको पता चलेगा। तो आपको ऑर्डर, और एक चीज और बचा हमारा थर्ड वाले को डिस्कस कर लेते हैं, फिर हम इनका ऑर्डर अरेंज करेंगे। अगर मैंने उससे पूछा एस और पी में क्या होगा, एस ऑर्बिटल स्फेरिकल होगा और एक आपका पी ऑर्बिटल होगा। ठीक है, अगर मैं एक्सिस यहां से पास कर दूं तो दोनों एक्सिस के क्या होंगे बेटा, अलोंग होंगे। तो इनका जो बॉन्ड बनेगा वो इस तरीके से बनेगा। ठीक है, सही बना है, गड़बड़ होगी। भावनाओं को समझना बेटा, फील मत लेना कि मैं कोई गड़बड़ तो नहीं कर रहा हूं। हाँ, अब ये मुझे बताइए, यहां भी सिग्मा बॉन्ड बना, यहां भी सिग्मा बॉन्ड बना, यहां भी सिग्मा। अब मुझे बताइए सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग सिग्मा बॉन्ड कहां बनेगा, तो इन दोनों की अगर मैं कंपैरिजन करूं तो इन दोनों में पाई बॉन्ड ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। अब बात आती है इन दोनों में कौन ज्यादा होगा, इन दोनों में ये ज्यादा होगा, ये कम होगा। क्यों कम होगा, देखो इसके अंदर एक पी ऑर्बिटल आने के कारण इसका न्यूक्लियस से थोड़ा दूर होगा तो इनके बीच में रिपल्सन कम होगा, लेकिन वो एक्सटेंड ऑफ ओवरलैपिंग क्या होगी, ज्यादा होगी। बात समझ में आ रही है। तो यहाँ पे आप ऑर्डर को अरेंज कर सकते हैं। तो ऑर्डर जैसे अरेंज करोगे तो ऑर्डर लिख सकते हो, एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग, एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग, या बोल सकते हो, और क्या बोल सकते हो आप, बॉन्ड स्ट्रेंथ। किसके बीच में आपकी ज्यादा होगी, सबसे ज्यादा आपकी होगी पी के बीच में होगी। हाँ ध्यान रखना, ये एक्सिस के अलोंग ही होगी। अगर आपने साइड वाइज ले लिया तो वहां पर पी पाई बॉन्डिंग हो जाएगी। कैसी बॉन्डिंग हो जाएगी, पाई बॉन्डिंग, फिर वहां पे सिग्मा बॉन्ड फॉर्म नहीं होगा। अगर इसको मैंने पी जेड बोल दिया
और इसको मैंने जेड एक्सिस के अलोंग लिया है, तभी सिग्मा बॉन्ड बनेगा, अदरवाइज सिग्मा बॉन्ड नहीं बनेगा। अगर एक्सिस आपने ये डाली है और ऑर्बिटल ऐसे ले लिया, फिर बेटा इनमें साइड वाइज ओवरलैपिंग होगी, पाई बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं होगा। क्योंकि अगर मैंने इसको एक्सिस के अलोंग लिया है इस तरीके से और यहाँ से एक्सिस पास कर दी, ये भी पी जेड है और ये भी पी जेड है और एक्सिस भी जेड होनी चाहिए, तभी आपका सिग्मा बॉन्ड बनेगा। हाँ, अगर मैंने इसको एक्स एक्सिस मान लिया तो पी जेड ऑर्बिटल फिर परपेंडिकुलर होगा। ध्यान रखना, जब हम डिफरेंट टाइप का ऑर्बिटल और डिफरेंट टाइप की एक्सिस लेते हैं तो लोब्स एंड एक्सिस एक दूसरे के क्या हो जाती हैं, परपेंडिकुलर हो जाती हैं। लेकिन जब ऑर्बिटल एंड एक्सिस दोनों सेम होती हैं तो दोनों की क्या हो जाती है बेटा, बोलो, ओवरलैपिंग भी सेम टाइप की होगी। तो यहां पे ध्यान रखना, अगर मैंने पी जेड लिया है या मैंने पी एक्स लिया है किसके, एक्सिस के अलोंग, तो उसमें कैसा बॉन्ड फॉर्म होगा, सिग्मा बॉन्ड फॉर्म होगा। तो उसके बाद किस में होगी, आपकी एस और पी में होगी, उससे कम आपकी एस एस में होगी। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। बात समझ में आ रही बेटा? हाँ, इस चीज को थोड़ा सा ध्यान में रखना और आगे बात करना। ठीक है, अब हम जो बात करेंगे बेटा, स्ट्रेंथ ऑर्डर आपने लगा लिया, स्ट्रेंथ ऑर्डर क्या होगा इसका, पीपी, एसपी और एसएस। अब हम बात करेंगे इनके बीच में क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम समझेंगे कि हाँ जो हमने चीज की है वो सही है या गलत है, फिर हम करेंगे डी ऑर्बिटल के बीच में बात। ठीक है बेटा, तो इसको यहां तक नोट कीजिए, फिर उसके बाद एक क्वेश्चन करते हैं। अरेंज द फॉलोइंग, क्वेश्चन लिखना स्टार्ट कर दो। हाँ बेटा, तो क्वेश्चन है अरेंज, उससे पहले एक नोट लिख लो और नोट लिखने के बाद फिर क्वेश्चन लिखते हैं कि बाद में फिर स्किप हो जाएगा माइंड से। सिग्मा पाई बॉन्ड की बात करेंगे। अब क्वेश्चन के अंदर अगर ये आ जाए, इसके 3 रूल बताऊंगा मैं ऑर्डर अरेंज करने के, तीनों रूल से आपको देखना है। क्वेश्चन के बीच में पहले आ जाए कि एक ही टाइप के सेल है, जैसे 1s 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 या 2s 2s 3s 3s, फिर उनके बीच में पाई पाई बॉन्ड आ जाए, है ना। तो आपको अगर इस तरीके से क्वेश्चन में आ जाए, एक ही क्वेश्चन में 1s 1s, फिर 1s 1s के बाद 2s 2s, फिर उसके बाद पाई पी पाई पी पाई, एक ही क्वेश्चन में इस तरीके से आ जाए, तो आप ऑर्डर कैसे अरेंज करोगे। हाँ, ध्यान रखना बेटा, तो उसमें पहले सबसे ज्यादा जो स्ट्रॉन्ग होंगे वो सिग्मा बॉन्ड, तो लिख लेना ऑल सिग्मा बॉन्ड, या ऐसे लिख लो ऑल सिग्मा बॉन्ड ज्यादा स्ट्रॉन्ग होंगे किससे बेटा, पाई बॉन्ड से, है ना। जब एक ही उसमें आ जाए, वो एक ही टाइप में आ जाए ना, तो सबसे पहले हमें किसको अरेंज करना पड़ेगा, सिग्मा बॉन्ड को। तो सबसे पहले किसको अरेंज करना पड़ेगा, पॉइंट नंबर 1 में सिग्मा बॉन्ड को। ध्यान रखना बेटा, पहले मुझे किसको अरेंज करना पड़ेगा, सारे सिग्मा बॉन्ड को, फिर पाई बॉन्ड को। हाँ, अगर डिफरेंट ऑर्बिटल आ जाए, अगर आपके बेटा डिफरेंट ऑर्बिटल्स आ जाएं, तो आपको क्या करना पड़ेगा, तो आपको क्या लिखना पड़ेगा डिफरेंट ऑर्बिटल के लिए, बोलिए बेटा। उसके लिए जो बॉन्ड स्ट्रेंथ निकालोगे, तो बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या होगी, बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या होनी चाहिए बेटा, बताइए, इनवर्सली होनी चाहिए, है ना। हाँ, किसके, साइज। अब तुम्हें ऑर्बिटल का साइज देखना पड़ेगा। पॉइंट नंबर 3, अगर सेम टाइप के आ जाए, है ना, जैसे अभी 1s 1s आ रहे थे, 2s 2s आ रहे थे, 4 सेम सबसेल, एक जैसी सबकी सबसेल हो। बात समझ में आ रही बेटा, एक जैसी कैसे, जैसे 1s 1s 2s 2s 3s 3s, तो उसमें कैसे देखेंगे हम, तो बॉन्ड स्ट्रेंथ जो होगी, बॉन्ड स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगी, डायरेक्शनल नेचर, किसके बेटा, डायरेक्शनल नेचर। उसका डायरेक्शनल नेचर कैसा है, जैसे मैंने अभी बताया था कि मैंने अगर पी जेड लिया है और पी जेड ऑर्बिटल लिया और वो एक्सिस भी कौन सी ले ली, जेड, तो वो किस पे डिपेंड कर रही है, एक्सिस की डायरेक्शन पे डिपेंड कर रही है।
तो जितनी बेटा उसकी एक्सिस की डायरेक्शन में डिपेंड करेगी, उसकी ओवरलैपिंग भी उतनी होगी, डायरेक्शनल इन नेचर। तो ध्यान रखना, ठीक है। और जैसे एग्जांपल अभी हमने लिया था पी पी और एस, पी और एस एस, ठीक है ना बेटा, जब सेम टाइप की सब सेल हो या डिफरेंट हो, ठीक है। इसको हटा सकते हो अगर हटाना चाहो तो। फिर उसमें हमें क्या देखना है, उसका डायरेक्शनल नेचर देखना पड़ेगा, ठीक है। लिखना चाहो लिख लो, हटाना चाहो हटा लो। तो ये 3 पॉइंट याद रखने हैं, उसके बाद आपको न्यूमेरिकल करना है। क्वेश्चन नंबर 1 लिख लो, अरेंज द फॉलोइंग इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ, अरेंज द फॉलोइंग इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ, किसका बताना बेटा, ऑर्डर ऑफ स्ट्रेंथ। हाँ, अब स्ट्रेंथ का ऑर्डर तो पूछ लिया, लेकिन कौन सी एक्सिस पे पूछ रहा है वो बहुत मेन, आपको वो याद रखना है। अगर वो चीज आप सीख गए तो कुछ भी नहीं है, चुटकी में आंसर निकाल सकते हो। अगर बेटा वो चीज आपको नहीं आई तो आप हमेशा गलत करके आओगे। ध्यान रखना, जब आपकी कौन सी इंटरन्यूक्लियर एक्सिस दे रखी, किसके साथ, विद आई एन ए का मतलब इंटर न्यूक्लियर एक्सिस, कौन सी पे पूछ रहा है, जेड एक्सिस। ध्यान रखना बेटा, कौन सी एक्सिस के साथ पूछ रहा है, जेड। अब हमें सारे ऑर्बिटल को जेड एक्सिस पे बनाना है और आपको उसको अरेंज करना है, ठीक है बेटा। तो इसको हटा के अब हम यहां पे कर सकते हैं अपना काम। तो मैं यहां पे आपको ऑर्डर लिख देता हूं और आप आंख मीच के बनाना स्टार्ट कीजिए, वीडियो को पॉज कीजिएगा और आराम से बनाइएगा, ठीक है। यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए बेटा। तो पहला नंबर है 1s 1s, 2s 2s, 3s 3s, उसके बाद 4s 4s, उसके बाद 2 ऑर्डर है 1s 2pz, उसके बाद 1s 3pz, उसके बाद 1s 4pz और उसके बाद आपका 1s 5pz। दिख रहा है ना बेटा, 5pz तक दिख रहा है, वो लाइट आ गई यहाँ पे, ये 1s और 5pz, ठीक है ना, बोल दिया मैंने। तीसरा ऑर्डर आपका है बेटा 2pz 2pz बना दीजिएगा, 3pz 3pz बना दीजिएगा। मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, जल्दी से आप बनाइए, आप कितने अच्छे बच्चे हो मुझे मालूम है, आप बहुत अच्छे बच्चे हो। मम्मी मम्मी कहती हैं आप बहुत अच्छे बच्चे हो, मम्मी कहती हैं, है ना। मुझे स्कूल में सब चिढ़ाते हैं, मम्मी कहती हैं मैं स्कूल नहीं जाऊंगा, मैं कोचिंग जाऊंगा, मुझे स्कूल में सब चिढ़ाते हैं। देखी थी ये मूवी, कोई मिल गया, धूप 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 धूप, 3 हो गए ना, 2px 2px। और अरे मेरे बेटे, अरे मेरे बेटे गलत क्यों कर रहा है रे, 2py 2py। और कुछ बचा है, हाँ एक और बचा है। हमने एक ही क्वेश्चन के अंदर सारी चीज़ें डिस्कस कर ली हैं। आई होप यू कि आप इस चीज़ से सारे कंसेप्ट को क्लियर कर लेंगे। अभी देखो बेटा, पीपी के और एसएस के बीच में बात चल रही है, अभी हमारी उसके डी के बारे में बात हमने नहीं करी है। अभी हम सिग्मा और पाई बॉन्ड के बीच में ही खेल रहे हैं, लूडो चल रहा है हमारा, लूडो लूडो लूडो। 2pz 2pz 3pz 3pz, आपका 2pz, फिर से 2pz 4pz z। करिए बेटा जी, बताइए बताइएगा। हाँ, बताओ बेटा,
वीडियो को पॉज कीजिए और आंसर निकालिए। हाँ बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। अच्छा चलो करते हैं बात पहले क्वेश्चन। हाँ बेटा क्या ऑर्डर लगाया? बिल्कुल सही, सिंपल है ना। हाँ अब दूसरे बात की आती है 1s 2pz 2pz। अब देखो बेटा ये तो नॉन डायरेक्शनल था, तो समझ में आ गई बात, किसी भी डायरेक्शन में बना लो सेम स्पेरिकल ही रहेगा। कान को ऐसे पकड़ो या ऐसे पकड़ो, है ना, तरीका अलग है लेकिन दोनों का मतलब क्या एक ही तो है। हमारा टारगेट क्या है? कान को पकड़ना, तो बस। अब यहाँ पे देखो 2pz 3pz 4pz, मतलब सबके बीच में कैसा होगा? सिग्मा बॉन्ड। क्यों होगा? क्योंकि वो डायरेक्शनल कैसी है? जेड एक्सिस। तो ऑर्बिटल भी कैसा होगा? जेड एक्सिस पे होगा। और एस क्या होता है? नॉन डायरेक्शनल। अब इसके साथ क्या कर लेगा? ओवरलैपिंग। और कैसा बॉन्ड बनाएगा? सिग्मा। अब चारों में सिग्मा, तो किस कैसे ऑर्डर आएगा? इस तरीके से। क्यों? देखो 1s सब में सेम है, यहाँ पे 2p 3p 4p 5p। बात समझ में आ रही है? हाँ अब यहाँ पे बात करते हैं, यहाँ पे pz है, यहाँ पे pz है। देखो बेटा z एक्सिस ले ली मैंने, ये है ना, और क्योंकि z एक्सिस पे बात कर रहा है तो हमारा pz भी ऐसा होगा और ये वाला pz भी ऐसा होगा, और इनके बीच में क्या हो जाएगी? ओवरलैपिंग। कैसा बॉन्ड बनेगा? सिग्मा बॉन्ड। बिल्कुल सही सोच रहे हो बेटा, कैसा बॉन्ड बनेगा? सिग्मा बॉन्ड। कैसे बनेगा? देखो इस तरीके से, है ना, ये हमारा कैसा बॉन्ड बनेगा? सिग्मा बॉन्ड। बात समझ में आ रही नहीं आ रही? हाँ बहुत अच्छी बात है। अब यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड बन गया। अब मुझे बताइए 2s 3s, क्योंकि साइज बढ़ता जा रहा है, एक्सटेंट और ओवरलैपिंग मैक्सिमम होगी तीनों केस में, बट साइज बढ़ने से कम होती चली जाएगी, क्योंकि तीनों के बीच में क्या हो रहा है? साइज बढ़ रहा है। अब इनकी बात करते हैं। अब इसमें मुझे बेटा s और पाई दोनों बॉन्ड मिक्स कर रखे, इसमें s सिग्मा बॉन्ड भी है और पाई बॉन्ड भी है, तो ऑर्डर अरेंज कीजिए। अब देखो बेटा अभी मैंने बताया था जो pz ओवरलैपिंग होगी, z एक्सिस पे सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग ओवरलैपिंग कौन करेगा सिग्मा बॉन्ड में? pz, और कहीं है? नहीं है। तो 1 ये हो गया आपका, फिर इसके बाद ये भी सिग्मा बॉन्ड बनाएगा, 2 ये हो जाएगा। लिख लो बेटा जो ये सिग्मा बनाएगा ये, क्योंकि z एक्सिस पे है ये, और ये भी z एक्सिस पे कैसा बॉन्ड बनाएगा? सिग्मा। 3 नंबर पे हो गया 1 2 3। अब इन दोनों में बात आती है पाई पाई, तो इन दोनों का क्या होगा? ऑर्डर इक्वल होगा। कैसे बॉन्ड बनाएंगे ये दोनों? पाई पाई बॉन्ड। और पाई पाई बॉन्ड की स्ट्रेंथ क्या होगी बेटा? सेम होगी, क्योंकि देखो ये कैसे पाई पाई होंगे, देखो मैं बताता हूँ, इसको मैं रफ कर देता हूँ क्योंकि ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। हमारी एक्सिस कैसी है? जेड, तो पी एक्स कैसा होगा? परपेंडिकुलर। अभी बताया था ना बेटा, एक्सिस के अगर अलोंग है तो सिग्मा बॉन्ड बनाएगा, वरना परपेंडिकुलर, उसकी जो लोब्स होंगी परपेंडिकुलर। ए प्लस होगा, ए माइनस, ए प्लस, ए माइनस, इनके बीच में ओवरलैपिंग होगी, इनके बीच में। तो बताइए कैसा बॉन्ड बनेगा? इसको मैंने पी एक्स बोला, ये भी पी एक्स। कैसी ओवरलैपिंग होगी बेटा? बोलिए। हाँ बिल्कुल सही बात है। ऐसी इनके बीच में पी वाई के बीच में, तो दोनों के बीच में क्या होगी? सेम होगी। अब बात करते हैं बेटा लास्ट वाले की, तो लास्ट वाले में देखो 2p z 3p z। अच्छा 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 अच्छा, हाँ तो फर्स्ट वाले में ये ज्यादा होगा, फिर उसके बाद इधर रखा 2pz 3pz, इसके बाद क्या रखा? 2px और 2s। अब मुझे इन दोनों में कंफ्यूजन शुरू हो गया कि मैं इसमें भी सिग्मा बॉन्ड बनेगा, इसमें भी सिग्मा बॉन्ड बनेगा। अब ये देखिए बेटा यहाँ पे 2px है और यहाँ पे क्या है? यहाँ भी सिग्मा बॉन्ड बनेगा। देखो क्यों? नहीं नहीं नहीं, यहाँ नहीं बनेगा, तो यहाँ पे कोई ओवरलैपिंग हो, क्यों नहीं होगी? देखो s तो नॉन डायरेक्शनल है और आपको बेटा z एक्सिस पे काम करना है, और क्या ले रखा? px, तो यहाँ पे कैसी ओवरलैपिंग होगी? जीरो, क्योंकि ये कंप्लीटली ओवरलैप नहीं कर पाएगा, तो कैसी ओवरलैपिंग होगी यहाँ पे? जीरो, तो ये तो कम हो गया। उसके बाद आपको होगा 2 नंबर पे ये, और 3 पे ये होगा, और लास्ट में कौन होगा? सबसे 5 वाला, ये सबसे लास्ट में होगा 1 2 3, और ये आपका होगा 4। ऑर्डर लगा लीजिए। सारे ऑर्डर कैसे बेटा? ये बॉन्ड स्ट्रेंथ के ऑर्डर हैं। बात समझ में आ रही है? आ रही है बात? समझ में नहीं आ रही बेटा? आ रही है तो बस बना लीजिएगा, ठीक है। अब हेडिंग डालिए कंपैरिजन ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ पाई बॉन्ड। पाई बॉन्ड की कंपैरिजन करनी है। अब पाई बॉन्ड कहाँ कहाँ मिलेंगे वो हमें देखना है, ठीक है। तो इसको रफ करते हैं फिर आगे बढ़ते हैं।
चलो बेटा हेडिंग डालो। अब हमें सिग्मा पाई के बारे में देख लिया, अब हमें पाई पाई के बीच में देखना। पाई बॉन्ड आपका डी ऑर्बिटल में बनेगा और पाई बॉन्ड पी ऑर्बिटल में बनेगा। अब हमें दोनों में कंपैरिजन करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा बेटा? दोनों में कंपैरिजन करना पड़ेगा कि पी पाई पाई बॉन्ड ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा या पी पाई डी पाई ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा या फिर डी पाई बॉन्ड ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। ठीक है, हाँ बिल्कुल सही बात। अब हम देखते हैं कि कैसे निकालेंगे। हेडिंग डालिए मेरे प्यारे बच्चों, कंपैरिजन ऑफ, कंपैरिजन नहीं लिखना, कंपेयरिंग कर लो, कंपेयरिंग ऑफ स्ट्रेंथ पाई बॉन्ड। ठीक है बेटा, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, छापते रहिए। क्यों भाई, सही बोल रहा हूं? क्यों बेटा जी? हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए, बोर नहीं होना है। अगर बोर हो गए ये जहां सो जाएगा, तो सोना नहीं, सोना नहीं, जागना है, जागना है, फोकस करना है, फोकस कीजिए इधर। ठीक है बेटा, हाँ। अगर मेरे पास पी पाई एंड पी पाई, नंबर 1, नंबर 2 पी पाई डी पाई, नंबर 3 डी पाई डी पाई। अभी मैंने जो अरेंज किया था ऑर्डर सिग्मा पाई, अब मुझे क्या करना है? पाई पाई के बीच में करना है। और आपको यह भी मालूम है कि सबसे ज्यादा जो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है पाई होता है, सॉरी सिग्मा। किससे? पाई से, है ना? ये पहले पॉइंट लिखवाया था नोट करके। अब वो कह रहा है कि अगर पाई पाई बॉन्ड है, ये बात तो आपको बेटा कंफर्म है, दिमाग में रखना कि पाई सिग्मा बॉन्ड सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है ना? अब पाई के बीच में कौन सा पाई बॉन्ड ज्यादा स्टेबल होगा? तीनों के बीच में, हाँ यही याद रखना है। अगर ये याद रख लिया तो ऑर्डर सिंपल है, कुछ भी नहीं है, केमिस्ट्री हलवा है, खा लो जब जी खाए जब चाहो। हाँ बेटा, अगर मैं पी पाई ऑर्बिटल की बात करता हूं, हम केस लेके चलते हैं, इसको समझाते हैं। मान के चलो मेरे पास ये पी ऑर्बिटल है और ये भी क्या है बेटा? आपका पी ऑर्बिटल है। और पी ऑर्बिटल एक्सिस मैंने पास करी यहां से, अलोंग हो गए, सॉरी साइड वाइज ओवरलैपिंग होगी। और साइड वाइज ओवरलैपिंग क्या होती है? इंटर न्यूक्लियर एक्सिस के परपेंडिकुलर होती है। अब यहाँ पे x मान लिया मैंने, इसको मान लिया, सपोज करो मैंने इसको मान लिया, तो ये ऑर्बिटल भी क्या होगा? पी पाई, और ये ऑर्बिटल भी क्या होगा? पी वाई। ये इसके साथ ओवरलैप करेगा, ये इसके साथ ओवरलैपिंग होगी, होगी नहीं होगी? होगी। और जब होगी तो कैसा बॉन्ड बनेगा आपका बेटा जी? अरे हमारी कला तो इतनी खराब है, इतनी खराब है, आपको हम बता नहीं सकते। 10th के मार्क्स पूछोगे ना आप हमसे, हम शर्मा जाएंगे, बताते हुए शर्म आती है। ये सार इतने गंदे मार्क्स लेके आए थे आपने। ठीक है बेटा, ये कैसी बॉन्ड होगी, कैसी ओवरलैपिंग होगी? पाई पाई, है ना? तो इसको क्या बोलेंगे? पी पाई ओवरलैपिंग। कैसा बॉन्ड फॉर्म हो रहा है बेटा? पाई बॉन्ड। ठीक है, अब मुझे बात करनी है सेकेंड वाले की। मुझे किसकी करनी है? सेकेंड वाले की। तो पी ऑर्बिटल कैसा होगा बेटा? ये। और डी ऑर्बिटल कैसा होगा? और डी ऑर्बिटल कौन सा वाला यूज करना है हमें? नॉन एक्सियल वाला, जो एक्सियल से एक्सिस से पास नहीं होगा। ठीक है ना? हाँ ध्यान रखना बेटा, कौन सा ऑर्बिटल यूज करना है हमें? नॉन एक्सियल। डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स। बेटा इतना डिटेल में जा चुके हैं हम, इनको इतनी बार रिपीट कर चुके हैं। मैं ये कह रहा हूं कि इतिहास बदल जाएगा, धरती आसमान में चली जाएगी, आसमान धरती पे आ जाएगा, लेकिन आपको ये नहीं भूलना है, आपको ये याद रह जाएगा, रहना है। ठीक है ना? मैं इसीलिए बोलता हूँ सीखो, लर्न करो, बार बार प्रैक्टिस करो, बट रटने के पीछे मत भागो। बाकी हम जिंदाबाद हैं। देखो बेटा, अब ये भी परपेंडिकुलर एक्सिस के, ये भी परपेंडिकुलर है, तो ये इसके साथ ओवरलैप कर लेगा, ये इसके साथ ओवरलैप कर लेगा। जैसे ही ओवरलैप करेगा
ये थोड़ा सा इसकी साइड को झुक जाएगा, ये भी थोड़ा सा झुक जाएगा, और ये आपका इस तरीके से बॉन्ड बना लेगा। हमारी राइटिंग बनती इतनी गंदी क्यों है? शायद बैठ के मुझे चित्रकला सीखनी पड़ेगी। चलो कोई बात नहीं, फील मत लेना, समझना मेरी भावनाओं को, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। चलो बेटा जी, अरे भैया की बातें, ये कैसे बन गया? कोई एक बार में तो कोई चीज़ बनती ही नहीं है, हमेशा टिंगड़म बिंगड़म चलती रहती है। इनके बीच में भी कैसा बॉन्ड बनेगा? पी पाई डी पाई, ठीक है बेटा। और लास्ट वाला जो केस बचा हमारा वो ये बचेगा, डी पाई डी पाई। और कौन से ऑर्बिटल लेने हैं बोलो जी? हाँ, कौन से ऑर्बिटल? नॉन एक्सियल। अगर मैं यहाँ पे एक्सियल ऑर्बिटल ले लूंगा तो एक्सियल ऑर्बिटल क्या बाउंड बनाते हैं? सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन। ध्यान रखना, इसीलिए मैंने कौन से ऑर्बिटल लिए हैं? नॉन एक्सियल। और नॉन एक्सियल ऑर्बिटल में कैसी ओवरलैपिंग होती है? साइड वाइज ओवरलैपिंग होती है। तो इनके बीच में देखो बेटा, ये गड़बड़ हो गया ना, रफ करो इसको। पहले ही मैंने ओवरलैपिंग दिखा दी, ऑर्बिटल लिए नहीं, ओवरलैपिंग दिखा दी। ठीक है बेटा, अगर हम इस ओवरलैपिंग को करते हैं तो देखिए हम बात हमारी यहाँ पे क्या से कैसे 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 होगी। देखो यहीं पे बता देता हूँ ज़्यादा चलो, तो ये वाला जो न्यूक्लियस है वो इससे इंटरेक्ट करेगा, और इसका जो न्यूक्लियस है वो इससे इंटरेक्ट करेगा, और कैसा बॉन्ड बनाएगा बेटा? ऐसे ही ये वाला इससे भी इंटरेक्ट करेगा और ये वाला इससे भी इंटरेक्ट करेगा, तो कैसा बॉन्ड बनाएगा? पाई बॉन्ड फॉर्मेशन। और इसमें क्या होती है? डबल ओवरलैपिंग, ऊपर भी नीचे भी, है ना? ऐसी डबल नहीं, ओवरलैपिंग हो रही है डबल, इसका मतलब इसमें भी डबल हो जाएगी? नहीं नहीं नहीं, सिंपल ओवरलैपिंग होगी दोनों लूप्स के साथ, नीचे भी और ऊपर भी, जैसे पी ऑर्बिटल। तो आप बना सकते हो बेटा इस तरीके से, अब बना लो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है ना बेटा, ये कौन सी ओवरलैपिंग होगी? डी पाई ओवरलैपिंग। अब मुझे इसमें ऑर्डर अरेंज करना है। अब मुझे बेटे ये बताइए कि किसके बीच में ओवरलैपिंग अच्छी होगी, मतलब पी पाई में या डी पाई में या पी डी पाई में ओवरलैपिंग किसकी अच्छी होगी? हाँ बोलो बेटा, किसकी ओवरलैपिंग अच्छी होगी? नहीं, आप गलत सोच रहे हो, पी पाई की नहीं, डी पाई की। क्यों? क्योंकि इसकी जो एक्सिस होती हैं वो एक तो नॉन डायरेक्शनल होती हैं, और इसकी लोब क्या रिपल्सन होने के कारण क्या होती है? थोड़ी सी बेंट हो जाती है। जैसे पी में क्या होती है? सिंपल सीधी रहती है इस तरीके से, और जब डी की 4 लोप आती हैं इस तरीके से बन नहीं रही है ना, सिंघम नहीं बनना, कभी सिंघम बन के डसना हो किसी को, नहीं डसना नहीं है, इस तरीके से बेंट हो जाती है थोड़ी थोड़ी इस तरीके से। तो उधर से भी ऐसी आएंगी दोनों लूप, तो इन दोनों के देखो बेटा, ये भी बेंट हो रही है, ये भी बेंट हो रही है, तो क्या हो रही है? एक दूसरे में इंटरमिक्स हो रही है ना। और जब मिक्स हो रही तो ओवरलैपिंग क्या होगी? अच्छी वाली होगी। और न्यूक्लियस क्या होगा? दूर, थोड़ा दूर होगा, है ना। इस तरीके से झुकाव है इन लूप्स का, तो इन दोनों की जो पेनिट्रेशन पावर है कंपेयर टू पी पाई के क्या होगी? ज्यादा स्ट्रोंग होगी। तो आप बता सकते हो जो बॉन्ड स्ट्रेंथ ऑर्डर होगा किसका अच्छा होगा? तो आपका बॉन्ड स्ट्रेंथ ऑर्डर होगा डी पाई, फिर उसके बाद होगा पी पाई डी पाई, और सबसे लास्ट होगा आपका कौन सा ऑर्डर होगा? बोलिए बेटा, पी पाई। मुझे आशा है कि आप इस चीज को समझ गए होंगे। ओके बेटा, तो यहां तक भूलना नहीं है। अब आपको क्या करना है? हाँ, ये चीज समझ गए तो यहां पे लिख सकते हो, इस वाले का रीजन लिख सकते हो यहां पे मोर एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग। ठीक है ना, क्या हो रही बेटा? यहाँ पे आपकी जो ओवरलैपिंग है ज्यादा एक्सटेंट हो रही है,
इस चीज का थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। फिर से ए बन गया, टी बना दिया, ए, ठीक है ना। एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग है यहाँ पे ज्यादा स्ट्रोंग होगी कंपेयर टू पी पाई, ठीक है ना बेटा। इस चीज का आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है और अपने ऑर्डर को अरेंज करना है। अब आपको अगर सारी चीजें मिक्स करके दे दे तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे। सबसे पहले आपको सिग्मा बॉन्ड का ऑर्डर अरेंज करना पड़ेगा, फिर सिग्मा के बाद आपको क्या देखना पड़ेगा, पाई बॉन्ड देखना पड़ेगा। लेकिन पाई में भी आपको डी पाई ही देखना पड़ेगा, फिर डी पाई के बाद आपको पी पाई का ही देखना पड़ेगा। समझ में आ रही बात? हाँ, अच्छे बच्चे हो, समझदार हो, है ना। हाँ चलो बेटा, अब हम बात करेंगे किसके बाद, एक बॉन्ड की और बात करी थी कुछ समय पहले, हो गए ना 3-4 साल पहले, डेल्टा बॉन्ड। अब हम डेल्टा बॉन्ड की बात करेंगे कि डेल्टा जो बॉन्ड होता है वो पाई और सिग्मा बॉन्ड से ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है या वीक होता है या इन दोनों के बीच में लाई करता है ना। तो आपका आंसर क्या होना चाहिए, गलत। हाँ, डेल्टा जो बॉन्ड होगा सिग्मा से कम होगा, पाई से ज्यादा होगा, क्योंकि डेल्टा बॉन्ड भी एक सिग्मा बॉन्ड की तरह बिहेव करता है। किसकी तरह बिहेव करता है बेटा, वो बोलो, सिग्मा बॉन्ड की तरह। अब हेडिंग डालिए पाई डेल्टा बॉन्ड। अब हम क्या देखेंगे बेटा, डेल्टा बॉन्ड। तो हेडिंग में ये लिख लो, कंपैरिजन ऑफ या कंपेयरिंग ऑफ सिग्मा पाई एंड डेल्टा बॉन्ड। डालो बेटा हेडिंग, कंपेयरिंग ऑफ सिग्मा पाई एंड डेल्टा बॉन्ड। पहले तो हमें देखना बेटा फॉर्मेशन ऑफ सिग्मा बॉन्ड की फॉर्मेशन कैसे होती है सिग्मा बॉन्ड। जब भी आपका सिग्मा बॉन्ड बनेगा वो किस में बनेगा आपको बेटा, 3D में बनेगा। किस में बनेगा आपका वो, 3D में, ठीक है। कैसे बनेगा देखो, अगर मैं पहले पाई बॉन्ड की बात करूं, और जो आपका बेटा डेल्टा बॉन्ड बनता है वो डी ऑर्बिटल में ही बनता है। किस में बनता है आपका वो, डी ऑर्बिटल में। तो मैंने 2 डी ऑर्बिटल ले लिए, ये वाले, ठीक है बेटा। और मैंने किसको अलोंग ले लिए, नॉन एक्सियल ये, है ना, प्लस फिर से मैंने एक सेम ले लिया। अभी इनके बीच में कैसा बॉन्ड बनेगा बताइए, अभी बनाया है, हाँ कैसा बॉन्ड बनेगा, पाई बॉन्ड, क्योंकि ये वाली लूप इसके साथ इंटरेक्ट करेगी और इसके साथ कैसा बॉन्ड बनाएगी, डी पाई डी पाई। कैसा बॉन्ड बनाएगी बेटा, डी पाई डी पाई। और कैसा बॉन्ड फॉर्म होगा, पाई बॉन्ड फॉर्म, ठीक है ना बेटा। फिर इसके बाद हम एक न्यूमेरिकल कर लेंगे, फिर हमारी ये चीजें क्लियर हो जानी चाहिए। अगर मैं इसको 3D में लेता हूं, ये मैंने किस में लिया, एक्स वाई एक्सिस में या डी वाई जेड में या डी एक्स वाई में। 3 ही ऑर्बिटल होते हैं ना बेटा हमारे नॉन एक्सियल, है ना। उन तीनों में से कोई सा भी एक ले सकते हैं क्योंकि वो एक्सिस पे लाई नहीं करते हैं, है ना। अगर मैं 3D में ले लूं बेटा, मान के चलो मैं इसको क्या हो गया ये, देखो बेटा दर्द हो रहा था थोड़ा सा, उसको देखने लग गया। हाँ बेटा, अगर मैं यहां पे बात करूं एक्स वाई जेड की, ये मैंने कोई एक्सिस ले ली जेड, तो वाई कहां होगा आपका, इधर होगा कहीं, और एक्स कहां होगा आपका, इधर होगा कहीं। बनता ही नहीं मेरे को, ये आपका अगर ये जेड है तो ये वाई होगा, और यहाँ पे कौन होगा आपका, एक्स होगा। ऐसी सेम इधर बोल सकते हैं बेटा, ऐसी सेम इधर बोल सकते हैं, एक एक्सिस यहाँ से पास कर दो, और जेड वाला ये फिर से जेड ले लिया, तो यह भी क्या होगा आपका एक्स होगा, दूसरा सेम ऑर्बिटल ले ले, और ये आपका वाई होगा। अगर इसको एक्स बोल दे, इसको वाई, इसको जेड,
ऐसे ही मैंने इसको क्या बोल रखा बेटा y, इसको x बोल दिया, है ना। अब इनके बीच में देखो ओवरलैपिंग कैसे होती है। जब डेल्टा बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी तो याद रखना 3D बॉन्ड में ही ओवरलैपिंग होगी। 3D होगा तभी हमारा डेल्टा बॉन्ड फॉर्म होगा, अदरवाइज नहीं होगा। जब उसके अंदर तीनों एक्सिस प्रेजेंट हो, एक्स भी, वाई भी और जेड भी, है ना। तो ये चीज का आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है और तभी आप डेल्टा बॉन्ड की फॉर्मेशन बना सकते हो। तो देखो बेटा, जो ये वाली लूप है, ये वाली जो लूप है, ये वाली इसके साथ इंटरेक्ट करेगी। और आपको पता है जो डी ऑर्बिटल के अंदर जो लोब्स होती हैं उनके अंदर सेम टाइप की लोब में, है ना, जो ये लोब है इनमें कैसा होगा, अब सेम साइन होगा। अगर यहाँ पे प्लस होगा तो यहाँ भी प्लस होगा, यहाँ माइनस होगा तो यहाँ भी माइनस होगा। अपोजिट लोब में सेम साइन होगा, है ना। तो अगर यहाँ पे प्लस होगा माइनस होगा, अगर यहाँ पे माइनस होगा तो यहाँ पे प्लस होगा। बात समझ में आ रही बेटा? तो अगर मैं यहाँ पे प्लस प्लस कर लेते हैं और यहाँ पे माइनस माइनस कर लेते हैं, इसको माइनस कर लो, ठीक है ना बेटा, इसको माइनस कर लो, इसको प्लस कर लो। हाँ, अब ये वाला जो इसके साथ इंटरेक्ट हो गया और ये वाला जो इंटरेक्ट होगा वो इसके साथ होगा, ठीक है। ऐसे ही इसमें क्या होगा, जो ये वाला प्लस साइन है वो इस प्लस साइन के साथ इंटरेक्ट होगा और जो ये वाला नेगेटिव साइन है वो इसके साथ इंटरेक्ट होगा। तो इनके बीच में जो बॉन्ड फॉर्मेशन होगी, कैसी बॉन्ड फॉर्मेशन होगी बेटा, बोलो, पाई बॉन्ड फॉर्मेशन होगी। पाई बॉन्ड नहीं, डेल्टा बॉन्ड फॉर्मेशन। और डेल्टा बॉन्ड फॉर्मेशन कैसी होती है, वो इस तरीके से होती है। जब उसकी चारों लोब्स क्या करें बेटा, ओवरलैप करें। क्या करें, उसकी चारों लोब्स ओवरलैप करें। तो कैसी फॉर्मेशन होगी, बोलिए, डेल्टा बॉन्ड फॉर्मेशन होगी। तो अब हम इसमें कंपैरिजन करेंगे। तो कंपेयर, डेल्टा बॉन्ड भी किसकी तरह काम करता है, पाई बॉन्ड की तरह काम करता है। किसकी तरह काम करता है बेटा, एक पाई बॉन्ड की तरह। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे बॉन्ड स्ट्रेंथ ऑफ क्या, बॉन्ड स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड। तो बॉन्ड में किसकी सबसे ज्यादा होगी, सिग्मा, सिग्मा के बाद डेल्टा, उसके बाद पाई। देखो बात समझ में आ रही है। और सिग्मा में भी सबसे ज्यादा किसकी होती है, पी जेड, जो एक्सिस के साथ लाई करते हो, है ना, पी जेड, है ना, पी जेड बोल दिया विद जेड एक्सिस, या पी एक्स विद एक्स एक्सिस। ऐसी डेल्टा के लिए तो 3D स्पेस होना चाहिए और इसके लिए वे होती है पहले डी पाई और इसके बाद फिर क्या होती है आपकी डी पाई और उसके बाद पी पाई और उसके बाद पी पाई। ध्यान रखना बेटा इनकी जो बॉन्ड स्ट्रेंथ, क्योंकि इसके अंदर भी 3 तरीके के पाई बॉन्ड मिलेंगे, इस तरीके इसके बीच में भी 2 से 3 तरीके के बॉन्ड मिलेंगे। ए पी में भी हो सकता है सिग्मा बॉन्ड और आपका डी एस एस में भी हो सकता है। तो उसमें सबसे ज्यादा कौन सा देखना, पी जेड हो या पी एक्स हो विद एक्सिस के साथ, है ना। तो उसके बीच में कैसा बॉन्ड बनेगा, सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन होगी। अब मैं क्या करता हूं यहाँ पे बेटा, एक आपको न्यूमेरिकल दूंगा और उसमें सब टाइप के ऑर्बिटल मिक्स होंगे। आपको सिर्फ और सिर्फ ये बताना पड़ेगा कि उसके बीच में बॉन्ड, किसके बीच में बॉन्ड स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा होगी, ठीक है। तो इसको रफ करता हूं और आप उसको बना, क्वेश्चन को लिखिए और फिर उसका आंसर बताइए। हंसते रहो, गाते रहो, छापते रहो। चलो बेटा, अरेंज द फॉलोइंग क्वेश्चन लिख लीजिएगा। हमारे तो मार्कर की भी कहानी खत्म हो गई है। अरेंज द
following decreasing order decreasing order of strength with किसके साथ बेटा? इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, जेड एक्सिस के साथ। कौन सी ले रखी बेटा? हाँ, ये चीज आपको पेपर में गिवन होगी, ध्यान रखना, ये चीज आपको बहुत ध्यान से देखना है। वो जेड की जगह एक्स भी दे सकता है और वो जेड की जगह वाई भी दे सकता है। अभी इसने इस क्वेश्चन में क्या गिवन दी है? जेड एक्सिस, लेकिन बहुत रेयर केस होता है आपको एक्स और वाई दे। मोस्टली केस में आपको वो जेड देके ही काम करवाएगा, क्योंकि जेड लेवल से क्वेश्चन अच्छे टाइप के बनते हैं, इसलिए वो जेड ज्यादा कंसिडर करके चलता है। लेकिन 1% अगर नहीं दी फिर आपको उसके अकॉर्डिंग आंसर बताना है। ध्यान में है? ध्यान रखना, इसको भूलना नहीं है बिल्कुल भी, अगर भूल गए तो गलत गड़बड़ हो जाएगी। पहला ऑर्डर 3x 3s 3s 3px 3px, फिर उसके बाद 3py 3py, उसके बाद 3pz, उसके बाद 3pz, उसके बाद नंबर 2, नहीं एक ही ऑर्डर दे रखा है, आपको अरेंज करना है 1 2 3 करके अरेंज करना है। पहले आपको उसमें देखना 3xz, आपको क्या देखना बेटा उसमें? आपको पाई और सिग्मा बॉन्ड। आप इसको वीडियो को पॉज करो और सिग्मा और पाई बॉन्ड बनाओ, किसके बीच में सिग्मा बनेगा फिर पाई बनेगा, फिर उसका ऑर्डर को अरेंज करना। पहले लिख लो फिर उसके बाद कर लेना। गाता रहे मेरा मन, क्यों भाई क्यों भाई क्यों भाई क्यों भाई क्यों भाई? dxy dxy सोचो सोचो कौन है? देखो देखो कौन आया कौन आया, देखो देखो कौन आया कौन आया, देखो देखो कौन आया कौन आया। चलो बेटा ऑर्डर लगाइए, ये आपका क्वेश्चन है, समाप्त हो चुका है। आपका जो ओवरलैपिंग है, बॉन्ड स्ट्रेंथ है, वो खत्म हो गया है। इसको मैं 1 बोल देता हूँ, इसको 1 मान लो, इसको 2, इसको 3, इसको 4, इसको 5, इसको 6, इसको 7, इसको 8, इसको 9। बनाइए बेटा, वीडियो को पॉज करिए और पॉज करने के बाद अपना आंसर देखिए। हो गया? हाँ, चलो देखते हैं। जेड एक्सिस है, ध्यान रखना, इसको जरूर दिमाग में रखना। कौन सी एक्सिस पे काम करना है? जेड। नॉन डायरेक्शनल होते हैं, सिग्मा बॉन्ड बनेगा। कैसा बॉन्ड बनाएंगे बेटा? ये सिग्मा बॉन्ड बनाएंगे। ये क्या? 3px एक्सिस कैसी है बेटा? जेड। कैसा बॉन्ड बनेगा? परपेंडिकुलर होंगे तो पाई बॉन्ड बनेगा। ये भी 3py इनके बीच में भी पाई बॉन्ड बनेगा। इनकी बात करें 3pz, हाँ 3pz और जेड ही एक्सिस है, सिग्मा बॉन्ड। ठीक है, इस तरीके से, नहीं तो ठीक है, इस तरीके से इसको ध्यान में रखना। अगर इसकी बात करें 3xz और 3xz और एक्सिस कैसी बेटा? जेड। कैसा बॉन्ड बनेगा? पाई। बात समझ में आ रही बेटा? कैसा बॉन्ड बनेगा? पाई। क्योंकि 3 ऑर्बिटल कौन से होते हैं? नॉन डायरेक्शनल, dxy, dyz और dzx। अब मान के चलो जेड एक्सिस है तो बेटा परपेंडिकुलर बनेंगे। कैसे बनेंगे ये? परपेंडिकुलर। हाँ, इसको देखो dxy और py, तो इनके बीच में कैसा बॉन्ड बनेगा? पाई बॉन्ड बनेगा। उसके बाद dxy, अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना, dxy यहाँ पे xy प्लेन, xy प्लेन और एक्सिस कैसी? जेड। मतलब तीनों एक्सिस मिक्स होनी है। जब तीनों एक्सिस मिक्स होंगी तो कैसा बॉन्ड बनेगा बेटा? डेल्टा। 3D बॉन्ड बनेगा, XYZ। ठीक है,
अब इसकी वाई जेड, इसके बीच में फिर पाई बॉन्ड बनेगा, क्योंकि यहाँ पे वाई जेड है और वहाँ भी जेड एक्सिस है, तो किसके अलोंग लेना पड़ेगा, जेड। तो एक ऑर्बिटल तो जेड पे आ जाएगा और एक कहाँ जाएगा, वाई के अलोंग, तो परपेंडिकुलर हो जाएगा। कैसा बनेगा, हाँ, और वाई जेड पी वाई, इसमें भी कैसा बॉन्ड बनेगा आपका, पाई बॉन्ड। क्या मेरी बात समझ में आ रही है बेटा। अब आपको क्या ऑर्डर अरेंज करना है, देखो, तो बॉन्ड स्ट्रेंथ जो ऑर्डर होता है, सबसे ज्यादा बॉन्ड स्ट्रेंथ किसके बीच में होती है, सबसे ज्यादा सिग्मा, सिग्मा से ज्यादा, सिग्मा से कम डेल्टा और सबसे कम पाई। इस ऑर्डर में मुझे अरेंज करना है। तो पहले मुझे देखना है यहां भी सिग्मा है, यहां भी सिग्मा है, और तो कहीं नहीं है, हाँ। अब सिग्मा में भी ये देखना है कि पी वाले में ज्यादा होता है, तो पी वाला कौन सा बेटा, 4, तो आपका ऑर्डर आएगा 4, ओके। देन उसके बाद फर्स्ट, उसके बाद देखना पाई, पाई नहीं सॉरी डेल्टा, डेल्टा कौन से नंबर पे, 7। उसके बाद आपको देखना है पाई पाई पाई। अब पाई में भी आपका सबसे ज्यादा होता है डी पाई, डी पाई, तो डी पाई देखो कहीं मिल रहा है देखने को, डी पाई मिल तो रहा है बेटा, एरिया डी डी। उसके बाद 5, 5 के बाद आपको फिर मिलेगा डीपी में, मतलब डी और पाई में, तो डी और पाई, एक तो यहाँ मिल रहा है डी और पाई, और एक और आपको डी और पाई यहाँ पे मिल रहा है देखने के लिए, और एक और डी और हाँ। उसके बाद बेटा आपका देखो 5th और 8 इक्वल होंगे, क्यों, ये भी 3D है, ये भी 3D है ना, तो इन दोनों का 1 होगा। उसके बाद हम बात करें 6 और 9 एक जैसे होंगे। उसके बाद कौन आएगा आपका बेटा, पाई पाई, तो पाई पाई 2 हैं ऊपर, तो 2 और 3 सेम होंगे। तो आपका फाइनली ऑर्डर ये आएगा, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। जिस बच्चे का ऑर्डर ये करेक्ट आया है उसको मेरी तरफ से 100 तोपों की सलामी ठीक है, इस तरीके से आपको बेटा ऑर्डर लगाना है। उसके बाद कौन आएगा, नॉन एक्सियल आएगा। नॉन एक्सियल कौन होगा, जिसमें जीरो ओवरलैपिंग। इसके बाद कौन आ सकता है, जिसमें जीरो ओवरलैपिंग होगी, जीरो ओवरलैपिंग। जीरो ओवरलैपिंग किस में होती है, जैसे मैंने एस ले लिया और ये पी ले लिया, तो इन दोनों के बीच में जो होगी ओवरलैपिंग कैसी होगी, जीरो ओवरलैपिंग, जो ओवरलैप ना कर पाए। ध्यान में रखना बेटा। तो आपको बॉन्ड स्ट्रेंथ पूछी जाए तो इस तरीके से आपको बॉन्ड स्ट्रेंथ का ऑर्डर लगा देना है, ठीक है ना। तो यहाँ तक आपको मुझे उम्मीद है कोई भी दिक्कत नहीं आई होगी, ठीक है बेटा। अगर फिर भी समझ में नहीं आया तो एक बार वीडियो को फिर से पॉज करिए, फिर से सोल्व करिए, फिर उस कंसेप्ट को समझिए। मुझे उम्मीद है कि आप पहली बार में ही इसको समझ जाओगे, ठीक है। तो हमने क्या क्या सीखा आज के लेक्चर में, हमने बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड स्ट्रेंथ, बॉन्ड लेंथ निकालना सीख गया। अगर मैं इसकी बॉन्ड लेंथ ऑर्डर पूछूं, आपको बताइए कि बॉन्ड लेंथ ऑर्डर क्या होगा इसी का, तो आपको बॉन्ड लेंथ ऑर्डर में क्या करना है, इसका रिवर्स कर देना है। क्या कर देना बेटा, इसका रिवर्स। इसका जो उल्टा ऑर्डर आएगा वो किसका होगा, आपका बॉन्ड स्ट्रेंथ का। क्या मेरी बात समझ में आ रही है, हाँ। ये चीज़ बेटा थोड़ा सा ध्यान में रखना और आपको ये चीज़ कर लेनी है, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं आनी होगी, है ना। हाँ, इसके बाद हम जो डिस्कस करेंगे वो डिस्कस करेंगे क्या बेटा, हाइब्रिडाइजेशन। तो हाइब्रिडाइजेशन है क्या, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या बेटा, एक थ्योरेटिकल कंसेप्ट है कि हम थ्योरेटिकल किसी की भी हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे कि मैंने किसी मॉलिक्यूल का नाम बोल दिया टेट्राहेड्रल, तो टेट्राहेड्रल के लिए आपको 4 सिग्मा बॉन्ड होने जरूरी है ना। अगर उसके अंदर 4 सिग्मा बॉन्ड हैं तो कैसा होगा उसका, बोलो हाइब्रिडाइजेशन टेट्राहेड्रल होगा, है ना। और उसके लिए क्या कंडीशन है कि उसके अंदर एक s ऑर्बिटल होना चाहिए, 3 p ऑर्बिटल होने चाहिए, जिससे कि आप बता सको क्या कि वो टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री का होगा, ठीक है। तो उसमें हम देखते हैं कि कैसे ओवरलैपिंग होती है। ओवरलैपिंग ही चल रही है अभी, ओवरलैपिंग ही चल रही है। इस चीज को आप बड़े ध्यान से कंसेप्ट को समझना। जब इस चीज को आप समझ लोगे, आप किसी का भी आंख मीचकर हाइब्रिडाइजेशन, उसकी ज्योमेट्री, उसकी शेप बता सकते। हम इसकी ट्रिक बताएंगे, बहुत अच्छी वाली बताएंगे, लेकिन आने दो धीरे धीरे, उस पल को आने दो, है ना। तो धीरे धीरे हमें आगे बढ़ना है और उस चीज को हमें हैंड ओवर करना है, ठीक है बेटा। तो हेडिंग डाल लो हाइब्रिडाइजेशन। उसके बाद हम हाइब्रिडाइजेशन को डिस्कस करेंगे कि उसके अंदर हम कैसे कैलकुलेट करते हैं,
ठीक है बेटा, चलो मेरे प्यारे बच्चों, साथियों, जल्दी से हेडिंग डाल लो, फिर अपने टॉपिक पे आते हैं। एक आदमी तो साफ करने वाला होना चाहिए, इतनी देर लगती साफ करने में, 1 से 2 मिनट तो साफ करने में चली जाती। देख रहे हो कितना समय खराब हो रहा है, किस्मत ही खराब है, समय भी खराब है, सब खराब चल रहा है, कोई साथ नहीं देता। कोई नहीं देता, मत दीजिए, आपका साथ चाहिए, मैं आप साथ दीजिए और मेरे साथ मेहनत करिए बेटा, सब अच्छा होगा। हेडिंग डालिए हाइब्रिडाइजेशन, लिख लो इट इज ए थियोरेटिकल कंसेप्ट। इट इज ए थियोरेटिकल कंसेप्ट, ठीक है ना बेटा, क्या है ये, एक थियोरेटिकल कंसेप्ट है ना। तो इसमें क्या होती है, हमें नीड पड़ती है किसकी, हाइब्रिडाइजेशन की। किसी भी मॉलिक्यूल को जैसे मैंने दे दिया F2 H2 PH3, क्या इनकी हाइब्रिडाइजेशन होगी, है ना। तो हमें क्या पड़ेगी बेटा, नीड फॉर हाइब्रिडाइजेशन। बात समझ में आ रही है, क्या पड़ेगी बेटा, उसकी नीड पड़ेगी हाइब्रिडाइजेशन की। हाँ, उसके बाद हम क्या करेंगे, उसको हम एक्सप्लेन करेंगे। जैसे लिख सकते हैं मॉलिक्यूल, जैसे मैंने मॉलिक्यूल्स कौन कौन से ले लिए, H2 NH3 PH3 है ना। तो फिर इनको क्या करते हैं बेटा, हम बॉन्डिंग इन मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल कौन कौन से ले लिए बेटा मैंने, जैसे F2 H2 और PH3। बात समझ में आ रही है, ये मैंने मॉलिक्यूल ले लिए है ना। तो इनमें क्या करेंगे, इनको एक्सप्लेन करेंगे, किससे, ओवरलैपिंग के थ्रू। और जैसी ओवरलैपिंग होगी, वो ओवरलैपिंग बताएगी कि उसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा। लिख सकते हैं ETC कैन बी एक्सप्लेन, कैन बी एक्सप्लेन, कौन एक्सप्लेन करेगी बेटा इसको, बाय द ओवरलैपिंग। और ओवरलैपिंग हमने बहुत अच्छे से पढ़ी है, जिसके बीच में जितनी अच्छी ओवरलैपिंग होगी वो उसका वैसा ही हाइब्रिडाइजेशन ऑफ प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल। ठीक है, इस चीज को लिख लीजिएगा, फिर हम बात करते हैं, है ना। अगर मैं हाइब्रिडाइजेशन की बात करूं H2 की, H2, तो H2 में कितने इलेक्ट्रॉन, H में कितना इलेक्ट्रॉन होता है बेटा, H2 में कितने हाइड्रोजन है, 2। अगर एक हाइड्रोजन की बात करूं तो उसका हाइब्रिडेशन क्या होगा, 1s1, है ना। तो दूसरे वाले हाइड्रोजन का भी क्या होगा, 1s1। ठीक है बेटा, इस तरीके से। और कैसा ऑर्बिटल है, S, तो इसके पास भी S ऑर्बिटल होगा, इसके पास भी S, इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन होगा, इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन होगा। और इन दोनों के बीच में क्या होगी बेटा, ओवरलैपिंग। क्या होगी, ओवरलैपिंग। जब इन दोनों के बीच में ओवरलैपिंग होगी, किस तरीके से होगी, कुछ इस तरीके से ओवरलैपिंग होगी। तो इन दोनों के इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएंगे और इनसे एक बॉन्ड फॉर्म होगा H और H। कैसा बॉन्ड फॉर्म होगा, सिग्मा बॉन्ड। ये चीज़ मैंने बताई थी आपको बहुत अच्छे से, अगर याद आ रही हो, कि जब 2 इलेक्ट्रॉन का शेयर होता है तो कैसा बॉन्ड फॉर्म होता है, सिग्मा। और जब 4 इलेक्ट्रॉन का शेयर होता है तो डबल बॉन्ड, और 6 इलेक्ट्रॉन का अगर शेयर होता है तो बोलो ट्रिपल बॉन्ड फॉर्म होता है। इसी तरीके से अगर मैं फ्लोरीन की बात करूं, तो बेटा देखो, फ्लोरीन में F2, तो F के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, F का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 9, है ना। तो
F का अगर एटॉमिक नंबर 9 है तो हाइब्रिडाइजेशन उसका एटॉमिक नंबर सॉरी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा 1s2 2s2 2p5 है ना। टोटल अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने बेटा 7। तो बना सकते हो कि उसको 7 हो गए टोटल, उसको 8 करने के लिए कितने चाहिए 1 इलेक्ट्रॉन। तो कैसे करेगा देखो, ये फ्लोरीन आइटम होगा, इसके पास 2 4 6 और 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे होगा 7। ऐसी दूसरे फ्लोरीन के पास भी सेम स्पीसीज होगी, इसको इसके तरीके से नोट कर लो। तो ये इसके साथ ओवरलैपिंग कर लेगा, ये इसके साथ ओवरलैपिंग, तो कैसा बॉन्ड बनाएगा FF सिंगल बॉन्ड। कैसा बॉन्ड बनेगा सिंगल बॉन्ड। ऐसी कैसे बेटा इनके बीच में ओवरलैपिंग जो होगी, कौन सी ओवरलैपिंग होगी पी पाई। कैसी ओवरलैपिंग होगी पी पाई, क्योंकि इसके पास कौन सा ऑर्बिटल है 2p, तो कैसी ऑर्बिटल होगी आपकी p सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है तो यहाँ पे pz। ठीक है बेटा। और यहाँ पे कौन सी ओवरलैपिंग होगी SS ओवरलैपिंग होगी, जिससे यहाँ भी कैसा होगा बॉन्ड फॉर्म होगा आपका सिग्मा बॉन्ड। यहाँ पे SS होगी, यहाँ पे PP होगी। अब आप इन दोनों में पूछा जाए आपसे बताइए कि कौन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मॉलिक्यूल होगा, तो आप बता सकते हो यहाँ से FF ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा कंपेयर टू हाइड्रोजन। बात समझ में आ रही बेटा। हाँ, ऐसे अगर हम pH3 की बात करें तो pH3 के पास सेंट्रल एटम कौन है, यहाँ पे सेंट्रल एटम है आपका फास्फोरस। तो फास्फोरस क्या एटॉमिक नंबर कितना होता है 15, और ये किसकी फैमिली का है बोलो, ये है आपका नाइट्रोजन फैमिली का। तो नाइट्रोजन फैमिली के पास कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं 5। तो आप बना सकते हो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5 3p3 है ना, और उसके बाद 3d 0, इसके बाद 3d 0। अब यहाँ से आप निकाल सकते हो बहुत आसानी से। तो अब देखो बेटा p के पास कितने ऑर्बिटल है 5 है ना, और एक लोन पेयर बचा, 3 बॉन्ड पेयर बना लिया इस तरीके से, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है ना, और हाइड्रोजन आएगा, ये इस तरीके से आप बात कर सकते हो, ये आपका ऑर्बिटल बन गया इस तरीके से। तो एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ। अब हाइड्रोजन आएगा और अपना हाइड्रोजन इसके साथ दे देगा, एक इसको दे देगा और एक इसको दे देगा। कैसे देगा, इसको पेयर करा देगा। बात समझ में आ रही बेटा। और यहाँ पे क्या बचेगा, एक आपका ये लोन पेयर बचेगा। तो इस तरीके से ये ज्योमेट्री को बताता है, और वहीं से हम बताएंगे कि उसके बीच में कितने सिग्मा बॉन्ड बने। जितने सिग्मा बॉन्ड बनेंगे उसकी उतनी ही हाइब्रिडाइजेशन होगी। बात समझ में आ रही है। अगर इनके बीच में बात करें बॉन्ड एंगल की बात करें तो यहाँ पर इनके बीच में जो बॉन्ड एंगल होगी कितनी होगी वो हम आगे सीखेंगे। आज के जो लेक्चर में हमने सिर्फ और सिर्फ आपको बताया है कि हम हाइब्रिडाइजेशन को भी ओवरलैपिंग के थ्रू भी कैलकुलेट कर सकते हैं। ओवरलैपिंग से कैसे कर सकते हैं, जितने उसमें पाई बॉन्ड बनेंगे, सिग्मा बॉन्ड बनेंगे, उससे हम बता सकते हैं उसकी हाइब्रिडाइजेशन ये होगी। अगले लेक्चर में हम सीखेंगे अगर उसमें एक सिग्मा बॉन्ड है, सॉरी 2 सिग्मा, मिनिमम हाइब्रिडेशन कैलकुलेट करने के लिए 2 सिग्मा बॉन्ड होने जरूरी है। अगर उसमें 2 सिग्मा बॉन्ड है तो उसकी हाइब्रिडेशन sp होगी, अगर उसके अंदर 3 है तो उसकी sp2 होगी, अगर उसमें 4 है तो उसकी टेट्राहेड्रल होगी, उसकी 5 है तो पेंटागोनल होगी, TBP बोलते हैं जिसको, ट्राइगोनल पेंटागोनल होगी, और ट्राइगोनल प्लेनर होगी, सॉरी जिसके अंदर 5 बॉन्ड है, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल है ना, TBP है ना, और जिसमें 6 होगी उसको ऑक्टाहेड्रल बोलेंगे, और जिसकी 7 होगी उसकी आपकी पेंटागोनल होगी है ना। तो इस तरीके से हम एक एक करके जैसे नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड बढ़ते चले जाते हैं वैसे वैसे हाइब्रिडाइजेशन भी चेंज होती चली जाती है। ठीक है बेटा। तो यहाँ तक अगर किसी को कोई प्रॉब्लम आई है तो आपको बेटा अपना व्हाट्सएप पे आप उस चीज़ को डिस्कस कर सकते हो। ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, और ये इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन हैं वो आपको DPP में मिल जाएंगे। हाँ, लेकिन अच्छे से सोल्व करना है, एक एक चीज़ को, कंसेप्ट को समझना है। हाँ, अगर एक एक चीज़ को समझोगे, अच्छे से करोगे तो सब कुछ आपका हो जाएगा, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है बेटा। तो आज के लेक्चर को हम यहीं पे समाप्त करते हैं, धन्यवाद देते हैं। अगले लेक्चर में हम यहाँ से आगे कंटिन्यू हाइब्रिडेशन की बात करेंगे, जो एक्चुअल में हाइब्रिडेशन की कंडीशन है। अभी मैंने आपको रफ आइडिया दिया है
कि हाइब्रिडाइजेशन को भी हम ओवरलैपिंग से देख सकते हैं। अगले लेक्चर में हम इसके जितने भी पॉइंट्स हैं हाइब्रिडाइजेशन के, कि कैसे कैलकुलेट करते हैं, क्या फॉर्मूला होता है, कितना एंगल आएगा, कितनी उसकी बॉन्ड लेंथ होगी, कितना बॉन्ड एंगल होगा, वो सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे, क्या उसकी ज्योमेट्री हो। ठीक है बेटा, चलो आज इतना ही करते हैं। चलो ओके, थैंक यू बेटा।